Audio Jungle. Audio Jungle. कल्पना कीजिए एक युवा पृथ्वी की, एक ऐसी दुनिया जो कॉस्मिक धूल और आग से बनी थी। वो तारीख किसी कैलेंडर में दर्ज होने से बहुत पहले की थी, शायद 4 अरब साल पहले की। ग्रह एक कठोर जगह थी जिसमें आग उगलते ज्वालामुखी और विशाल तूफानी महासागर थे। कोई पेड़ नहीं थे, कोई जानवर नहीं थे, पक्षियों के कोई गीत नहीं थे। यह एक शांत इंतजार करती दुनिया थी। इन प्राचीन पानी में एक चमत्कार धीरे धीरे आकार ले रहा था। सरल रसायन एक वर्णमाला के अक्षरों की तरह एक साथ घूम रहे थे, बिजली की ऊर्जा और सूरज की शक्तिशाली किरणों से प्रेरित होकर। वे जटिल श्रृंखलाएं बना रहे थे, किसी असाधारण चीज के पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स आखिरकार एक ट्रूली मैजिकल मोमेंट में एक साथ आए। उन्होंने एक टाइनी लिविंग बबल बनाया, एक सिंगल सेल, हमारे ग्रह पर पहला जीवन। यह हमारा सबसे दूर का पूर्वज था, एक माइक्रोस्कोपिक प्राणी जो प्राइमोर्डियल सूप में अकेला तैर रहा था। यह अविश्वसनीय रूप से सरल था। आज हम जो भी जीवन देखते हैं उससे कहीं अधिक सरल। फिर भी इसमें सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ था, खुद की कॉपी बनाने की क्षमता। यह टाइनी स्पार्क एक इमेंस और खूबसूरत कहानी की शुरुआत थी, जीवन की कहानी। यह एक किताब का पहला अध्याय था जो अभी भी हमारी दुनिया के चेहरे पर लिखी जा रही है। लाखों और लाखों सालों तक ये सिंगल सेल पृथ्वी के एकमात्र निवासी थे। वे महासागरों के साइलेंट रूलर्स थे, धीरे धीरे अपने आसपास की दुनिया को बदल रहे थे। उन्होंने सूर्य के प्रकाश का उपयोग ऊर्जा के लिए करना सीखा, एक ऐसी प्रक्रिया जिसने वातावरण में एक नई गैस छोड़ी, ऑक्सीजन। सर्वाइवल के इस कार्य ने हमारे ग्रह की केमिस्ट्री को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म किया, इसे सांस लेने योग्य बनाया। यह एक धीमी, धैर्यपूर्ण प्रक्रिया थी जो जीवन के अधिक जटिल रूपों के लिए ग्राउंड वर्क तैयार कर रही थी, जो अभी आने वाले थे। दुनिया अपने अगले ग्रेट एक्ट के लिए तैयार की जा रही थी, ये टाइनी इनविजिबल पायोनियर्स द्वारा, जिन्होंने भविष्य को अपने सरल रूपों में रखा था। ये सिंगल सेल वह बीज था जिससे सब कुछ हुआ। इसे एक ग्रैंड सिम्फनी का पहला नोट समझो जो एक दिन दुनिया के हर कोने को भर देगा। इस हम्बल ओरिजिन से जीवन ने अपनी लंबी और घुमावदार यात्रा शुरू की। इसने लगातार बदलती दुनिया में काउंटलेस चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन हर चुनौती के साथ इसने खुद को अनुकूलित किया और विकसित किया, स्ट्रॉन्गर और अधिक डाइवर्स बन गया। यह यात्रा एक सॉलिटरी सेल से आज हम जिस बस्लिंग दुनिया को जानते हैं, वह सबसे इनक्रेडिबल एपिक है जो कभी बताई गई है। यह सर्वाइवल की कहानी है, चेंज की कहानी है और जीवन की अनब्रेकेबल स्पिरिट की कहानी है। उस एक ओरिजिनल सेल से जीवन शाखाओं में बंटने लगा, जैसे एक मैग्निफिसेंट पेड़ एक सिंगल बीज से बढ़ता है। जैसे जैसे ये कोशिकाएं खुद की कॉपी बनाती गईं, कभी कभी टाइनी मिस्टेक्स या म्यूटेशंस होते थे। इनमें से ज्यादातर बदलाव हार्मलेस या यहाँ तक कि फेटल भी होते थे, लेकिन कभी कभी एक बदलाव एक कोशिका को एक छोटा सा एडवांटेज देता था। शायद वह भोजन को अधिक एफिशिएंटली प्रोसेस कर पाती थी या अधिक तापमान को सहन कर पाती थी। इस टाइनी एडवांटेज का मतलब था कि उसके बचने और उस नए ट्रेट को आगे बढ़ाने की संभावना अधिक थी। काउंटलेस जनरेशंस के दौरान ये छोटे बदलाव जुड़ते गए, जिससे नए और अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स बने। इस प्रक्रिया ने जीवन के पेड़ में पहले मेजर डिविजन्स को जन्म दिया। कुछ कोशिकाएं पौधों में विकसित हुईं, खुद को एंकर करना और सूर्य की ऊर्जा को सोखना सीखा। अन्य फंगी बन गए, डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने की कला में महारत हासिल की। और एक और बड़ी शाखा से जानवर बने, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो चलते थे और अपने भोजन की तलाश करते थे। जीवन का सिंगल ट्रंक अब माइटी लिम्स में बढ़ गया था, प्रत्येक एक अलग तरह से अस्तित्व में रहने का पता लगा रहा था। महासागर, जो कभी केवल माइक्रोस्कोपिक प्राणियों का घर थे, स्ट्रेंज और वंडरफुल क्रीचर्स से भरने लगे। प्रत्येक एवोल्यूशन की महान प्रयोगशाला में एक यूनिक एक्सपेरिमेंट था। इस महान पेड़ की शाखाएं विभाजित होती रहीं और उप विभाजित होती रहीं, जिससे जीवन की अविश्वसनीय विविधता बनी। एनिमल किंगडम में कुछ जीवों में बैकबोन्स विकसित हुई, जिससे पहली मछली बनी। इन मछलियों ने फिर जमीन पर कदम रखा, उनके फिन्स धीरे धीरे पैरों में बदल गए। इससे एम्फीबियंस बने, फिर रेप्टाइल्स और आखिरकार डायनासोर्स, जिन्होंने लाखों सालों तक पृथ्वी पर राज किया। इस बीच अन्य शाखाएं आसमान की खोज कर रही थीं, जिससे इंसेक्ट्स और बर्ड्स का विकास हुआ। हर नीश
सबसे गहरे समुद्री खाई से लेकर सबसे ऊंची पर्वत चोटी तक धीरे धीरे जीवन के काउंटलेस फॉर्म्स से भर रहा था। इस विशाल और स्प्रॉलिंग पेड़ के भीतर हमारी अपनी शाखा एक बहुत ही रिसेंट एडिशन है। हम जानवरों के उस समूह से संबंधित हैं जिन्हें मैमल्स कहा जाता है, जो डायनासोर्स के युग से बचे थे। शुरुआती श्रीव जैसे प्राणियों से हमारी लिनिएज प्राइमेट्स में बदल गई, जो एप्स और मंकीज का परिवार है। और इस प्राइमेट ब्रांच की एक टाइनी ट्विग पर इंसान उभरे। हम जीवन के इस इमेंस और इंटरकनेक्टेड वेब का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। हमारी कहानी इस ग्रह पर हर दूसरे जीवित प्राणी की कहानी में गहराई से बुनी हुई है। हम आसमान में उड़ने वाले पक्षियों, समुद्र में रहने वाली वेल्स और बगीचे में खिलने वाले फूलों के साथ एक कॉमन एंसेस्टर साझा करते हैं। जीवन का यह पेड़ कैसे बढ़ता है और कैसे तय करता है कि कौन सी शाखाएं फलें फूलें और कौन सी सूख जाए? इसका जवाब नेचुरल सिलेक्शन नामक एक शक्तिशाली प्रक्रिया में छिपा है। यह सर्वाइवल का, प्रकृति का अल्टीमेट टेस्ट है। जीवन जितने ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकता है, उससे कहीं ज्यादा पैदा करता है, जिससे इंटेंस कंपटीशन पैदा होती है। हर जीवित प्राणी को उसके एनवायरनमेंट द्वारा लगातार परखा जा रहा है। क्या वह शिकारी से बचने के लिए पर्याप्त तेज है? क्या वह तूफान का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत है? क्या वह भोजन खोजने के लिए पर्याप्त चतुर है? प्रकृति इम्पार्शियल जज है और यह ऑनगोइंग ट्रायल सुनिश्चित करता है कि केवल फिटेस्ट या सबसे अच्छी तरह से अडेप्टेड ही जीवित रहें और अपने ट्रेट्स को आगे बढ़ाएं। आइए कल्पना करें कि सुबह के समय एक रेतीला बीच है जहां एक समुद्री कछुए ने अभी अभी अंडे दिए हैं। दर्जनों टाइनी हैचलिंग्स रेत से निकलते हैं और समुद्र की ओर अपनी फ्रैंटिक रेस शुरू करते हैं। लेकिन वे अकेले नहीं हैं। आसमान से भूखे पक्षी उन पर उतरते हैं, एक आसान भोजन देखकर। पक्षी नेचुरल सिलेक्शन की एक शक्ति है। धीमी, कमजोर या कम भाग्यशाली हैचलिंग्स पकड़े जाते हैं। केवल सबसे तेज और सबसे दृढ़ वाले ही लहरों की सुरक्षा तक पहुंच पाते हैं। यह क्रूअल्टी का काम नहीं है, ये केवल प्रकृति का तरीका है फिल्टरिंग का, ये सुनिश्चित करने का कि गति और रेजिलियंस के ट्रेट्स कछुओं की अगली पीढ़ी तक पहुंचे। पानी तक पहुंचने के बाद भी टेस्ट खत्म नहीं होता। शक्तिशाली समुद्री लहरें एक और चुनौती हैं। छोटे कमजोर हैचलिंग्स को शोर पर वापस फेंक दिया जा सकता है या करंट से एग्जॉस्टेड हो सकते हैं, लेकिन मजबूत तैराक सर्फ से होकर डीप सेफर वाटर्स तक पहुंच सकते हैं। पक्षी और लहरें दोनों सिलेक्टिव प्रेशर्स के रूप में काम कर रहे हैं। वे एनवायरनमेंट का एक हिस्सा हैं जो यह तय करता है कि कौन जीवित रहता है और कौन मरता है। यह प्रक्रिया हर दिन, हर इकोसिस्टम में, पृथ्वी पर हर प्रजाति के लिए दोहराई जाती है। जीवन के पेड़ को एक रिलेंटलेस साइकिल में लगातार आकार देती और सुधारती है। ये प्रक्रिया अरबों सालों से चल रही है। कभी कभी टेस्ट्स और भी ग्रैंडर और अधिक कैटास्ट्रॉफिक होते हैं। पृथ्वी ने कई मास एक्सटिंक्शंस या ग्रेट डाइंग्स देखे हैं, जहां एनवायरनमेंट में अचानक बदलाव, जैसे एक मैसिव एस्टेरॉयड इम्पैक्ट या वोल्केनिक एक्टिविटी, ने जीवन के एक बड़े प्रतिशत को मिटा दिया। ये घटनाएं जीवन के पेड़ की एक वायलेंट प्रूनिंग की तरह थीं, जिसने पूरे ब्रांचेस को काट दिया, जैसे डायनासोर्स। लेकिन ऐसी तबाही के बाद भी जीवन ने हमेशा ठीक होने का तरीका खोजा है। सर्वाइवर्स के साथ खाली जगहों को भरने के लिए ब्रांच आउट किया है, जिससे नए ईरास और जीवन के नए रूप बने हैं। जब हम इस विशाल इतिहास को देखते हैं तो हम पाते हैं कि मानवता का आगमन बहुत हाल ही में हुआ है। यदि पृथ्वी पर जीवन का पूरा इतिहास एक दिन होता तो हमारी प्रजाति होमो सेपियंस आधी रात से कुछ सेकंड पहले ही दिखाई देती। हम एक विशाल और प्राचीन पेड़ की एक सिंगल टाइनी ट्विग है। हमारी बुद्धिमत्ता ने हमें अविश्वसनीय चीजें हासिल करने की अनुमति दी है, ब्रह्मांड को समझने और ग्रह को अपनी इच्छा के अनुसार आकार देने की भी। लेकिन अपनी हम्बल ओरिजिन्स और सभी अन्य जीवित चीजों से हमारे जुड़ाव को याद रखना महत्वपूर्ण है। हम प्रकृति से अलग नहीं हैं। हम इसकी मैग्निफिसेंट टैपेस्ट्री का एक अविभाज्य हिस्सा हैं। जीवन की यह लंबी और अक्सर कठिन यात्रा, एक सिंगल सेल से आज हम जिस वाइब्रेंट दुनिया को देखते हैं, वह अविश्वसनीय रेजिलियंस की कहानी है। जीवन ने प्लैनेटरी कलिजन्स, आइस एजेस और फायरी एक्सटिंक्शन से बचा है। इसने सभी बाधाओं के बावजूद खुद को अनुकूलित किया है, विकसित हुआ है और फला फूला है। आज जीवित हर एक प्रजाति, जिसमें हम भी शामिल हैं, एक सक्सेस स्टोरी है। हर एक लाखों सालों से परखी और सुधरी हुई जेनेटिक लेगेसी का वाहक है।
ये साझा इतिहास हम सभी को जोड़ता है और पृथ्वी पर जीवन की विविधता को ट्रूली सेक्रेड और ऑ इंस्पायरिंग बनाता है। हम एक एपिक 4 अरब साल पुरानी यात्रा के सभी सर्वाइवर्स हैं। इसे महसूस करने से हमें एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। इस कहानी को समझने वाली एकमात्र प्रजाति के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम इसके गार्डियंस बने। हर बार जब कोई प्रजाति एक्सटिंक्ट हो जाती है तो जीवन की किताब का एक यूनिक चैप्टर हमेशा के लिए फट जाता है। महान पेड़ की एक शाखा टूट जाती है। हम जो हवा सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं और जो भोजन खाते हैं, वे सभी जीवन के इस इंट्रिकेट वेब के उत्पाद हैं। इसे बचाकर हम सिर्फ जानवरों या पौधों को नहीं बचा रहे हैं, हम अंततः खुद को बचा रहे हैं। हमें उस प्रकृति के साथ हार्मनी में रहना सीखना चाहिए जिसने हमें बनाया है। इसलिए आइए दुनिया को वंडर और रिस्पेक्ट की भावना से देखें। आइए जीवन के चमत्कार को उसके सभी रूपों में संजोएं, सबसे छोटे इंसेक्ट से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक। आइए उस अविश्वसनीय यात्रा का सम्मान करें जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। जीवन ब्रह्मांड का सबसे प्रेशियस गिफ्ट है, एक फ्रेजाइल फ्लेम जो सदियों से जगमगाती रही है। इसे देखना हमारा सौभाग्य है और इसे बचाना हमारा पवित्र कर्तव्य है। यह सुनिश्चित करना कि जीवन का महान पेड़ आने वाली पीढ़ियों के लिए बढ़ता रहे और फलता फूलता रहे, दुनिया को सुंदरता और वंडर से भरता रहे। हमारी कहानी एक ऐसे ग्रह से शुरू होती है जिसे हम शायद ही पहचान पाएंगे। आज से लगभग 4 अरब साल पहले कल्पना कीजिए एक युवा पृथ्वी की, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ और सिर्फ बेहिसाब ताकत थी। आसमान वो नीला नहीं था जिसे हम आज जानते हैं, बल्कि एक धुंधला नारंगी रंग का पर्दा था जिसमें मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें भरी हुई थीं। ऑक्सीजन नाम मात्र का था। ज्वालामुखी पूरे लैंडस्केप में उबल रहे थे, पिघली हुई चट्टानें और भाप को अशांत वातावरण में फेंक रहे थे। यह एक हॉस्टाइल, वायलेंट दुनिया थी जिस पर लगातार उल्कापिंडों की बौछार हो रही थी और एक युवा और ज्यादा फियर्स सूरज से निकलने वाली इंटेंस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से झुलस रही थी। ये एक ऐसा ग्रह था जो अभी भी अपना रूप ले रहा था, एक कैओटिक कैनवस अपनी पहली मास्टरपीस का इंतजार कर रहा था। इस ड्रामेटिक आसमान के नीचे बड़े बड़े महासागर बनने शुरू हो रहे थे। पानी जो धूमकेतुओं द्वारा लाया गया था और ग्रह के अंदर से निकला था, ज्यादातर सतह को ढक रहा था। ये आज के साफ नीले समुद्र नहीं थे, बल्कि एक मैला केमिकल से भरा शोरबा था। लाखों सालों तक लगातार बिजली के तूफान आसमान में कड़कते रहे। उनकी बिजली बार बार पानी की सतह से टकराती रही। ऊर्जा के इन शक्तिशाली झटकों ने सूरज की रेडिएशन के साथ पानी में मौजूद सिंपल केमिकल्स कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर काम किया। धीरे धीरे, लगभग इम्परसेप्टिबली, ये तत्व चर्न और कंबाइन हो रहे थे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना रहे थे जो खुद जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। इस प्राचीन महासागर को अक्सर प्राइमोर्डियल सूप कहा जाता है। यह एक विशाल ग्रह स्तर की प्रयोगशाला थी जहां जीवन का महान प्रयोग चल रहा था। बिजली और सूरज से लगातार ऊर्जा का इनपुट इस केमिकल स्ट्यू को पका रहा था, जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक रिच वैरायटी बन रही थी जिसमें अमीनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स शामिल थे। ये प्रोटीन्स और डीएनए के फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं। इसे एक कॉस्मिक किचन के रूप में सोचें, जहां सभी ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स तैयार किए जा रहे थे, फ्रीली तैर रहे थे, एक चांस अरेंजमेंट का इंतजार कर रहे थे, सेरेंडिपिटी का एक पल जो इस ग्रह के इतिहास का रास्ता हमेशा के लिए बदल देगा। सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट के लिए स्टेज बहुत मेटिकुलस तरीके से सेट किया गया था। यह एनवायरनमेंट, हालांकि हमारे लिए इनहॉस्पिटेबल था, जीवन की शुरुआत के लिए एकदम सही क्रेडल था। ऑक्सीजन की कमी का मतलब था कि ये नए बने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तुरंत टूटकर नष्ट नहीं हुए। वे इमेंस टाइम स्केल्स पर बने रह सकते थे, एक्यूमुलेट हो सकते थे और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते थे। यह संभावनाओं की दुनिया थी, पॉसिबिलिटीज का एक सिमरिंग कॉल्ड्रन। ग्रह अपनी सांस रोककर बैठा था, एक बायोलॉजिकल रेवोल्यूशन के कगार पर। सभी रॉ मटेरियल्स वहीं थे, गर्म उथले पानी में स्वर्लिंग। केवल एक चीज़ मिसिंग थी, वो स्पार्क, वो ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल जो इन रैंडम पार्ट्स को एक कोहीसिव लिविंग होल में असेंबल करेगा। वो पहली चिंगारी कैसे जली? लाइफलेस केमिकल्स ने खुद को कैसे पहले जीवित सेल में ऑर्गेनाइज किया? ये साइंस के सभी रहस्यों में से सबसे गहरा और सबसे प्रोफाउंड रहस्य है। हम शायद कभी भी घटनाओं के एग्जैक्ट सीक्वेंस को पूरी सर्टेनिटी के साथ नहीं जान पाएंगे। शायद यह सूरज की रोशनी वाले उथले पूल में हुआ, जहां इवेपोरेशन ने केमिकल सूप को कॉन्सेंट्रेटेड किया।
या शायद यह लहरों के नीचे गहरा हुआ हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास, जहां सुपर हीटेड मिनरल रिच पानी ने केमिकल्स और ज़रूरी ऊर्जा दोनों प्रदान की। हमें जिस बात का यकीन हो सकता है वह यह है कि सभी मुश्किलों के बावजूद यह हुआ। किसी तरह मॉलिक्यूल्स के एक कलेक्शन ने एक साथ काम करने का एक तरीका खोज लिया। सबसे अहम कदम एक बाउंड्री का बनना था, एक सिंपल मेम्ब्रेन। यह मेम्ब्रेन, जो शायद लिपिड्स नामक फैटी मॉलिक्यूल्स से बनी थी, ने प्रिमोर्डियल सूप की एक छोटी बूंद को घेर लिया, जिससे एक डिस्टिंक्ट अंदर और एक अलग बाहर बना। यह पहली सेल का जन्म था। पहली बार एक इंडिविजुअल यूनिट थी, जीवन का एक टाइनी पैकेज जो अपने आसपास के माहौल से अलग था। इस प्रोटेक्टिव बबल के अंदर जीवन के लिए ज़रूरी केमिकल रिएक्शंस एक कंट्रोल्ड, कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट में हो सकते थे, जो बाहर के केओटिक ओशन से सुरक्षित थे। यह सिंपल बैरियर वो इन्वेंशन था जिसने बाद के सभी जीवन को संभव बनाया। इस प्रिमिटिव सेल के अंदर एक और चमत्कार हो रहा था। एक रिमार्केबल मॉलिक्यूल उभरा जिसमें इंस्ट्रक्शंस ले जाने की क्षमता थी। हम इस मॉलिक्यूल को जीन कहते हैं और इन बिगिनिंगी जीवन रूपों में यह आरएनए था। बाद में ये आज के ज़्यादा स्टेबल डीएनए में इवॉल्व हुआ। ये जीन एक रेसिपी बुक की तरह था, इंस्ट्रक्शंस का एक सेट जो ये बताता था कि सेल को कैसे काम करना चाहिए, कौन से प्रोटीन्स बनाने चाहिए और खुद को कैसे मेंटेन करना चाहिए। ये सेल की मेमोरी और उसका ऑपरेटिंग मैनुअल था, सब एक में। ये जेनेटिक कोड हेरेडिटी की कुंजी था। ये सुनिश्चित करता था कि सेल की हार्ड वन सक्सेसेस खो न जाए। एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन और एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग जेनेटिक कोड का कॉम्बिनेशन असली मास्टर स्ट्रोक था। मेम्ब्रेन ने घर प्रोवाइडेड किया और जीन्स ने उसके अंदर सब कुछ के लिए ब्लूप्रिंट प्रदान किया। ये पहली सेल नेचुरल इंजीनियरिंग का एक इनक्रेडिबल मार्वल थी। ये अपने एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर सकती थी, उन्हें एनर्जी और ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकती थी और अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी बनाए रख सकती थी। यह अब केवल केमिकल्स का एक रैंडम कलेक्शन नहीं था, यह एक कोऑर्डिनेटेड सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम था। यह जीवित था। इस पहली जीवित सेल में एक सचमुच मैजिकल एबिलिटी थी, एक ऐसी क्षमता जो हमेशा के लिए इसकी लेगेसी सुनिश्चित करेगी। यह खुद की एक कॉपी बना सकती थी। अपने जीन्स में इनकोडेड इंस्ट्रक्शंस का उपयोग करके सेल ग्रो करती, अपने इंटरनल कंपोनेंट्स को डुप्लीकेट करती और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करती। एक बार जब जीन की एक परफेक्ट कॉपी बन जाती तो सेल दो में विभाजित हो जाती। जहां एक था वहां अब दो आइडेंटिकल सेल्स थीं, प्रत्येक ओरिजिनल का एक परफेक्ट क्लोन। विभाजन का यह सिंपल एक्ट जीवन की ओब्लिवियन पर पहली बड़ी जीत थी। इसका मतलब था कि जीवन बना रह सकता है, फैल सकता है और मल्टीप्लाई हो सकता है। अनगिनत लाखों सालों तक जीवन के फैलने का यही एकमात्र तरीका था। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ने ग्रह पर राज किया, जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन्स की विशाल आबादी बनाई। इस दुनिया में बदलाव बहुत धीरे धीरे हुआ। वेरिएशन का एकमात्र स्रोत एक रैंडम मिस्टेक था, जीन कॉपिंग प्रक्रिया के दौरान की गई एक छोटी सी गलती। हम ऐसी गलती को म्यूटेशन कहते हैं। ज़्यादातर म्यूटेशंस हानिकारक थे या उनका कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन हर बार प्योर चांस से एक म्यूटेशन उत्पन्न होता था जो एक सेल को थोड़ा फायदा देता था। शायद यह एक नए फूड सोर्स को ज़्यादा कुशलता से प्रोसेस कर सकता था या थोड़े ज़्यादा तापमान पर जीवित रह सकता था। इस प्रक्रिया ने जेनरेशंस की अवधारणा को जन्म दिया। ओरिजिनल या पेरेंट सेल विभाजित होती, जिससे एक नई ऑफस्प्रिंग जेनरेशन बनती, जबकि पेरेंट सेल एक इंडिविजुअल के रूप में एग्जिस्टेंस में नहीं रही। उसकी जेनेटिक लेगेसी अपनी दो बेटियों में जीवित रही। यदि इन बेटियों में से एक में एक बेनिफिशियल म्यूटेशन होता तो वह अपने कजिन्स की तुलना में एक्सेलरेटेडी से विभाजित हो सकती थी या बेहतर जीवित रह सकती थी। कई जेनरेशंस में इस एडवांटेजेस जीन को ले जाने वाली सेल्स आबादी में ज़्यादा कॉमन हो जाती। यह अपने प्यूरेस्ट फॉर्म में नेचुरल सिलेक्शन है। एनवायरनमेंट उन ट्रेट्स का चयन करता है जो सर्वाइवल के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं और वे ट्रेट्स आगे बढ़ते हैं। रेप्लिकेशन, म्यूटेशन और सिलेक्शन के इस चक्र ने 2 अरब से ज़्यादा सालों तक सिंगल सेल्ड लाइफ के एवोल्यूशन को चलाया। यह एक अविश्वसनीय रूप से सफल स्ट्रैटेजी थी। इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स ने ग्रह को बदल दिया। कुछ ने ऊर्जा के लिए सनलाइट का उपयोग करने की क्षमता विकसित की, फोटोसिंथेसिस। इस रेवोल्यूशनरी प्रक्रिया का एक बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन था, जो वातावरण में जमा होना शुरू हो गया, जिससे दुनिया की केमिस्ट्री में भारी बदलाव आया और जीवन के नए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स के लिए रास्ता बना। जीवन सिर्फ जीवित नहीं रह रहा था,
यह उस ग्रह को सक्रिय रूप से आकार दे रहा था जिस पर वह रहता था, अगले महान इवोल्यूशनरी लीप के लिए जमीन तैयार कर रहा था। हमारी कहानी का अगला अध्याय शायद सबसे पिवटल है। अरबों सालों तक जीवन एक अकेला मामला रहा था, सिंगल सेल्स की दुनिया जो प्रतिस्पर्धा कर रही थी या कोएग्जिस्टिंग में थी। फिर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हुआ। विभाजित होकर अपने अलग अलग रास्ते जाने के बजाय दो सेल्स एक दूसरे से मिली और एक रेवोल्यूशनरी एक्ट में अपने जेनेटिक मटेरियल को मिला दिया। यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डॉन था। एक सिंपल क्लोन बनाने के बजाय इस नए मेथड ने दो अलग अलग पेरेंट्स के जीन्स को कंबाइन किया। रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग एक यूनिक इंडिविजुअल था जिसमें दोनों से ट्रेट्स का एक नॉवल कॉम्बिनेशन था। जेनेटिक एक्सचेंज के इस इन्वेंशन ने एवोल्यूशन की गति को नाटकीय रूप से तेज कर दिया। यह ताश के पत्तों के एक डेक को शफल करने जैसा था, बजाय इसके कि एक सिंगल कार्ड के चांस से बदलने का इंतजार किया जाए। अब अलग अलग लाइनेजेस में उत्पन्न हुए बेनिफिशियल म्यूटेशंस को एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में एक साथ लाया जा सकता था। हानिकारक म्यूटेशंस को दूसरे पेरेंट के हेल्थी जीन्स द्वारा मास्क किया जा सकता था। आबादी में वेरिएशन की मात्रा में विस्फोट हुआ, जिसे नेचुरल सिलेक्शन को काम करने के लिए ट्रेट्स की एक विशाल नई लाइब्रेरी मिली। जीवन में अचानक इनोवेशन के लिए एक तेज ट्रैक था। नए कॉम्बिनेशंस के साथ एक्सपेरिमेंट करने और बदलते एनवायरनमेंट्स के अनुकूल होने का एक तरीका पहले से कहीं ज़्यादा एक्सेलरेटेड से सहयोग करने और कंबाइन करने की इस नई क्षमता से एक और मॉन्यूमेंटल कदम उठा। कुछ सेल्स विभाजित होने के बाद एक साथ चिपकने लगीं, जिससे सिंपल कॉलोनीज बनी। शुरुआत में कॉलोनी में सभी सेल्स आइडेंटिकल थीं, लेकिन समय के साथ इन समूहों के भीतर कुछ सेल्स स्पेशलाइज होने लगीं। शायद बाहर की सेल्स ने सुरक्षा के लिए टफर वॉल्स विकसित की, जबकि अंदर की सेल्स ने भोजन को प्रोसेस करने पर ध्यान केंद्रित किया। यह मल्टी सेल्यूलर लाइफ की शुरुआत थी। कॉलोनी अब केवल इंडिविजुअल्स का एक कलेक्शन नहीं थी, यह एक सिंगल कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनिज्म बन रही थी, जिसमें अलग अलग सेल्स पूरे के भले के लिए अलग अलग काम कर रही थी। श्रम के इस विभाजन से कम्प्लेक्सिटी में अविश्वसनीय वृद्धि हुई। ऑर्गेनिजम्स अब बहुत बड़े हो सकते थे और स्पेशलाइज्ड टिश्यूज और ऑर्गन्स विकसित कर सकते थे। कुछ सेल्स मूवमेंट के लिए समर्पित हो गईं, कुछ एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए और कुछ रिप्रोडक्शन के लिए। इस स्पेशलाइजेशन से कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ, रैपिड इवोल्यूशनरी डाइवर्सिफिकेशन का एक पीरियड जहां लगभग सभी आधुनिक एनिमल ग्रुप्स के पूर्वज दिखाई दिए। इन हम्बल बिगिनिंग से एक सिंपल मेम्ब्रेन, एक रेप्लिकेटिंग जीन और सेल्स का इवेंचुअल यूनियन आज हमारे चारों ओर जीवन की ब्रेथ टेकिंग डाइवर्सिटी उत्पन्न हुई, जो अरबों सालों के ग्रेजुअल, पेशेंट और मैग्निफिसेंट एवोल्यूशन का एक टेस्टमेंट है। हमारी कहानी जमीन पर नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों साल पहले गहरे शांत महासागरों में शुरू होती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां साधारण जीवन से सब भरा हुआ था, जहां हमारे सबसे पहले पूर्वज पानी में तैरते थे। ये वो मछलियां नहीं थीं जिन्हें हम आज जानते हैं। ये ज्यादातर साधारण कीड़े जैसे जीव थे। वे लगभग पूरी तरह से अंधेरी दुनिया में रहते थे, एक ऐसी दुनिया जहां कोई तस्वीरें या रंग नहीं थे। उनकी दुनिया को छूने और हल्की हल्की केमिकल ट्रेल से समझा जाता था, जिसे वे करंट में महसूस कर सकते थे। उनके पास शिकारियों को आता देखने के लिए आंखें नहीं थीं, न ही वे ऊपर की धूप वाली दुनिया को देख सकते थे। जीवन एक साधारण प्रतिक्रियाशील अस्तित्व था, अंधेरे में जीवित रहने का एक निरंतर नृत्य, खाने और खुद को खाने से बचाने की सबसे बुनियादी प्रवृत्ति से प्रेरित। लेकिन आप जानते हैं, प्रकृति एक अथक इनोवेटर है। इनमें से कुछ जीवों की त्वचा पर कोशिकाओं के छोटे छोटे पैच बदलने लगे। ये रोशनी के प्रति संवेदनशील जगहें थीं, एक क्रांतिकारी डेवलपमेंट। पहले वे इमेज नहीं बना पाते थे, वे केवल रोशनी और परछाई के बीच फर्क कर सकते थे। यह साधारण क्षमता हालांकि जीवित रहने के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। एक जीव अब ऊपर से गुजरते हुए शिकारी की परछाई को महसूस कर सकता था, जिससे उसे भागने के लिए एक कीमती सेकंड का समय मिल जाता था। यह धूप वाली सतह और गहरे सुरक्षित समुद्र तल के बीच का अंतर बता सकता था। यह आंख के विकास के लंबे सफर का पहला कदम था। रोशनी की दुनिया से एक साधारण फिर भी गहरा जुड़ाव। अनगिनत पीढ़ियों में इस साधारण डिजाइन को और बेहतर बनाया गया। रोशनी के प्रति संवेदनशील पैच धीरे धीरे जीव के सिर पर उथले गड्ढों में धंस गए। इस छोटे से बदलाव ने एक महत्वपूर्ण फायदा दिया।
दिशा का पता लगाना, यह महसूस करके कि गड्ढे का कौन सा हिस्सा छाया में था, जीव अब बता सकता था कि रोशनी कहां से आ रही थी। यह अब केवल रोशनी बनाम अंधेरा नहीं था, यह रोशनी के स्रोत की दिशा के बारे में था। यह साधारण कप जैसी संरचना आधुनिक आंख का अग्रदूत थी। इसने इन शुरुआती जलीय जीवों को एक नए उद्देश्य के साथ नेविगेट करने की अनुमति दी। भोजन खोजने के लिए रोशनी की ओर बढ़ना या आश्रय खोजने के लिए उससे दूर जाना। दुनिया धीरे धीरे आकार लेने लगी थी। आंख के विकास में अंतिम महत्वपूर्ण कदम लेंस का विकास था। इस गड्ढे के खुलने पर एक पारदर्शी परत बन गई और समय के साथ इसने रोशनी को पीछे की संवेदनशील कोशिकाओं पर केंद्रित करने की क्षमता विकसित की। अचानक दुनिया अब रोशनी और परछाई का धुंधलापन नहीं थी। पृथ्वी के इतिहास में पहली बार एक जीव एक स्पष्ट केंद्रित इमेज देख सकता था। यह एक संभावित भोजन के जटिल विवरण, एक साथी के सटीक स्थान और तेजी से आते हुए शिकारी के भयानक रूप को देख सकता था। यह एक जैविक चमत्कार था जिसने एक विकासवादी हथियारों की दौड़ को ट्रिगर किया, जिससे समुद्र में जीवन की गतिशीलता हमेशा के लिए बदल गई। सही देखने की क्षमता के आने से हमारे पूर्वजों को एक नई और अद्भुत प्रॉब्लम मिली। इस सारी जानकारी का क्या करें? आदिम दिमाग, जिसने पहले केवल स्पर्श और केमिकल सेंस के साधारण संकेतों को प्रोसेस किया था, अब जटिल विजुअल डेटा की बाढ़ से भर गया था। जानकारी का यह अचानक आना एक ज्यादा जटिल दिमाग के विकास के लिए प्राइमरी कारण था। दिमाग को इन इमेजेस को इंटरप्रेट करने के लिए विशेष रूप से नए क्षेत्रों को विकसित करने और बढ़ाने की जरूरत थी। इसे आकार, मूवमेंट और डिस्टेंसेस को समझने, कच्चे विजुअल इनपुट को आसपास की दुनिया की एक सार्थक समझ में बदलने के लिए सीखना पड़ा। यह विजुअल कॉर्टेक्स का जन्म था। इस नई प्रोसेसिंग पावर के साथ दिमाग ने कुछ सच में कमाल करना शुरू कर दिया। इसने जटिल डिसीजंस लेना शुरू कर दिया। पहले जीवन पूरी तरह से प्रतिक्रियाशील था। एक स्पर्श का मतलब पीछे हटना था, एक केमिकल सिग्नल का मतलब आगे बढ़ना था। अब देखने की क्षमता के साथ हमारा जलीय पूर्वज अपने विकल्पों का मूल्यांकन कर सकता था। यह एक छोटा, धीरे चलने वाला जीव देख सकता था और तय कर सकता था कि इसे खाना सुरक्षित है। यह एक बड़ी, तेजी से चलने वाली परछाई देख सकता था और तय कर सकता था कि यह एक खतरा है जिसे छिपने की जरूरत है। किसी सिचुएशन का आकलन करने और कार्रवाई का तरीका चुनने की यह क्षमता एक मौलिक बदलाव था। दिमाग अब सिर्फ एक साधारण स्विच बोर्ड नहीं था, यह एक कमांड सेंटर बन रहा था, एक ऐसी जगह जहां रणनीति और दूरदर्शिता जड़ें जमाने लगी थीं। इस नई मानसिक क्षमता का व्यवहार पर गहरा असर पड़ा। हमारे पूर्वज अब सिर्फ करंट के साथ बह नहीं रहे थे, वे अपने एनवायरनमेंट को सक्रिय रूप से एक्सप्लोर कर रहे थे। वे अच्छे फीडिंग ग्राउंड्स या सुरक्षित छिपने की जगहों का लोकेशन याद रख सकते थे। दिमाग मेमोरी की क्षमता विकसित कर रहा था, विजुअल क्यूज को परिणामों से जोड़ रहा था। एक खास तरह का कोरल देखने का मतलब हो सकता था कि भोजन पास में है, जबकि एक खास तरह की गुफा देखने का मतलब हो सकता था कि शिकारियों से सुरक्षा है। उनकी दुनिया का यह कॉग्निटिव मैपिंग इन जीवों को इरादे और उद्देश्य के साथ नेविगेट करने की अनुमति देता था। उन्हें अपने समुद्री आवास में निष्क्रिय बहने वालों से सक्रिय, बुद्धिमान शिकारी और भोजन खोजने वालों में बदल देता था। दिमाग का विकास यही नहीं रुका। जैसे जैसे यह विजुअल जानकारी को प्रोसेस करने में ज्यादा माहिर होता गया, इसने इस जानकारी को मूवमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दिया। एक टारगेट देखना एक बात थी, लेकिन उसे पकड़ने के लिए शरीर की मांसपेशियों पर सटीक कंट्रोल की जरूरत थी। दिमाग ने जटिल न्यूरल पाथवे विकसित किए जो आंखों को पंखों और पूंछ से जोड़ते थे। इससे जीव को जो कुछ भी दिखता था उसके जवाब में तेज, फुर्तीले मूवमेंट करने की अनुमति मिलती थी। यह बिजली की गति से खतरे से दूर भाग सकता था या अपने शिकार को पकड़ने के लिए अविश्वसनीय सटीकता के साथ झपट्टा मार सकता था। दृष्टि, विचार और क्रिया का यह सुंदर तालमेल एक नए तरह के जानवर की पहचान था, एक जो प्राचीन समुद्रों पर हावी होने के लिए तैयार था। लाखों सालों तक जीवन पूरी तरह से पानी की सतह के नीचे फलता फूलता रहा, लेकिन ऊपर की दुनिया इंतजार कर रही थी, अवसरों से भरा एक खाली महाद्वीप। पानी से जमीन तक का सफर हमारे पूरे विकासवादी इतिहास के सबसे अहम पलों में से एक था, और यह एक ऐसे जीव से शुरू हुआ जो आधुनिक पानी के मेंढक या लंगफिश जैसा था। ये अद्भुत ट्रांजिशनल जानवर उथले, अक्सर ऑक्सीजन कम पानी में रहते थे, जैसे कि रुके हुए पानी के तालाब या दलदल जो समय समय पर सूख सकते थे।
इन चुनौतीपूर्ण वातावरणों में केवल गलफड़ों पर सांस लेने के लिए निर्भर रहना हमेशा काफी नहीं था। गलफड़े पानी से घुली हुई ऑक्सीजन निकालने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हवा में वे बेकार होते हैं। इन कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए इन अग्रणी जीवों ने एक नया अनुकूलन विकसित किया, एक आदिम फेफड़ा। यह शायद एक साधारण हवा का थैला था जो पाचन तंत्र के एक बाहरी हिस्से के रूप में विकसित हुआ था। जब पानी में ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो जाता था तो जीव सतह पर तैर सकता था और सीधे इस थैले में हवा भर सकता था। इसने इसे एक महत्वपूर्ण फायदा दिया, जिससे यह उन वातावरणों में जीवित रह सका जहां अन्य मछलियां मर जाती थीं। पहली बार एक जानवर के पास सांस लेने के दो तरीके थे। उसके पास पानी के लिए गलफड़े और हवा के लिए एक शुरुआती फेफड़ा दोनों थे, जिससे यह अपने वंशजों के जमीन पर चलने से बहुत पहले ही एक सच्चा उभयचर बन गया था। यह दोहरा सांस लेने वाला सिस्टम प्रकृति की सरलता का एक बेहतरीन उदाहरण है। गलफड़ों ने जीव को अपना जीवन मुख्य रूप से पानी में बिताने की अनुमति दी, शिकार करने और छिपने के लिए, जैसा कि उसके पूर्वजों ने युगों से किया था। फेफड़े हालांकि एक जीवन बचाने वाली बैकअप सिस्टम थे, पर्यावरणीय परिवर्तन के खिलाफ एक बीमा पॉलिसी। जब सूखा पड़ा और उसका तालाब सिकुड़ने लगा और ऑक्सीजन खोने लगा तो उसे मरना नहीं पड़ा। वह अपने फेफड़ों पर निर्भर रह सकता था, हवा भरकर जीवित रह सकता था जब तक कि बारिश वापस नहीं आ जाती। पानी की दुनिया और हवा की दुनिया के बीच स्विच करने की यह क्षमता ही वह कुंजी थी जिसने अंततः कशेरुकी जीवों द्वारा उपनिवेशीकरण के लिए महाद्वीपों को खोल दिया। पानी से पहली बार बाहर निकलना शायद जमीन पर एक साहसिक, उद्देश्यपूर्ण मार्च नहीं था। यह शायद एक हताश भागदौड़ थी। कल्पना करो कि इन जीवों में से एक मजबूत, लोभ जैसे पंखों वाली एक मछली सूखते हुए पोखर में फंसी हुई है। अपने मजबूत पंखों का उपयोग करके जो पैरों के अग्रदूत थे, वह खुद को कीचड़ के पार पास के एक बड़े गहरे पानी के तालाब तक धकेल सकती थी। उस छोटी अनाड़ी यात्रा में वह अपने आदिम फेफड़ों से हवा में सांस ले रही होगी। यह क्रिया अनगिनत पीढ़ियों तक दोहराई जाती रही, जिससे मजबूत अंगों और ज्यादा कुशल फेफड़ों का विकास हुआ। जमीन पर पहले कदम विजय में नहीं उठाए गए थे, बल्कि पानी की सुरक्षा की हताश हांफते हुए खोज में उठाए गए थे। पानी से जमीन तक के इस अविश्वसनीय सफर ने हमारे अपने शरीरों पर अमिट निशान छोड़े हैं। हमारी गहरी जलीय वंशावली की गूंज जो आज भी मौजूद है। इनमें से एक सबसे अजीब हिचकी है। हिचकी डायाफ्राम का एक अनैच्छिक ऐंठन है, हमारी प्राइमरी सांस लेने वाली मांसपेशी, जिसके बाद हमारे वोकल कॉर्ड्स का अचानक बंद होना होता है, जिससे हिच की विशिष्ट आवाज आती है। यह दिखने में अजीब और बेकार रिफ्लेक्स दरअसल हमारे मछली जैसे अतीत का एक जीवाश्म अवशेष है। यह उस मैकेनिज्म का अवशेष है जिसका उपयोग हमारे उभयचर पूर्वज गलफड़ों और फेफड़ों दोनों से सांस लेने के लिए करते थे। ये हमारे आधुनिक हवा में सांस लेने वाले शरीरों के भीतर एक गलफड़ों से सांस लेने वाली प्रणाली का भूत है। इस कनेक्शन को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि टैडपोल कैसे सांस लेते हैं। एक टैडपोल हमारे दूर के पूर्वजों की तरह गलफड़ों से सांस लेता है। यह एक मुंह पानी लेता है और फिर अपने ग्लोटिस, अपने फेफड़ों के खुलने को बंद कर देता है ताकि पानी को अपने गलफड़ों पर वापस धकेला जा सके और अपने हवा में सांस लेने वाले अंगों में न जाए। मांसपेशियों के संकुचन का यह पैटर्न, एक तेज सांस लेना जिसके बाद ग्लोटिस बंद हो जाता है, मानव हिचकी के पैटर्न के समान है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्रिया को नियंत्रित करने वाले न्यूरल पाथवे 370 मिलियन वर्षों से संरक्षित हैं। जब हमारे दिमाग का हिचकी जनरेटर गलत तरीके से काम करता है तो यह गलफड़ों से सांस लेने के लिए इस प्राचीन मोटर पैटर्न को सक्रिय कर रहा होता है। यह हमारी उत्पत्ति के कई अनुस्मारक में से एक है। हमारे अंगों की संरचना, ऊपरी बांह में एक हड्डी, अग्र बांह में 2, कलाई की हड्डियों का एक समूह और फिर उंगलियां। लोभ फिनिश मछली से विरासत में मिला एक सीधा ब्लूप्रिंट है जो सबसे पहले जमीन पर रेंगती थी। उनके पंखों में वही हड्डी की संरचना थी जो उड़ने के लिए पंख, तैरने के लिए फ्लिपर और पकड़ने के लिए हाथ में विकसित होने के लिए पर्याप्त अनुकूल साबित हुई। हर बार जब आप चलते हैं तो आप उसी शारीरिक मशीनरी के एक संशोधित संस्करण का उपयोग कर रहे होते हैं जिसका उपयोग एक प्राचीन मछली ने अरबों साल पहले खुद को कीचड़ के माध्यम से धकेलने के लिए किया था। हमारे शरीर प्राकृतिक इतिहास के जीवित संग्रहालय हैं। आखिरकार ये सभी परिवर्तन, आंखों का विकास, एक जटिल दिमाग का विकास
और पानी से हवा में सांस लेने का महत्वपूर्ण संक्रमण वे मूलभूत कदम थे जिन्होंने जमीन पर जीवन को संभव बनाया। प्रत्येक अनुकूलन पिछले पर आधारित था, सैकड़ों लाखों वर्षों तक फैला हुआ नवाचारों की एक श्रृंखला। वे आंखें जिन्होंने हमारे पूर्वजों को अपनी दुनिया देखने की अनुमति दी, एक ऐसे दिमाग को जन्म दिया जो इसे समझ सकता था, वह दिमाग जो इसे समझ सकता था, नए वातावरणों का पता लगाने की जरूरत को प्रेरित करता था। और वे फेफड़े जो उथले पानी में जीवित रहने के लिए विकसित हुए थे, वे इंजन बन गए जिसने महाद्वीपों की विजय को शक्ति प्रदान की। एक साधारण मछली से एक जटिल इंसान तक का हमारा अविश्वसनीय सफर विकास की लगातार रचनात्मक शक्ति का एक प्रमाण है। हमारी कहानी इंसानियत से बहुत पहले शुरू होती है, एक ऐसी दुनिया में जो अब हमें लगभग एलियन लगती है। लगभग 252 मिलियन साल पहले पृथ्वी अविश्वसनीय जीवन का एक ठिकाना थी। विशाल जंगल जमीन को ढके हुए थे और अजीब शुरुआती रेप्टाइल्स आजादी से घूमते थे। यह पर्मियन काल था, दिग्गजों और जटिल इकोसिस्टम का समय। लेकिन यह जीवंत दुनिया एक ऐसी तबाही के मुहाने पर थी जो किसी और से अलग थी। पृथ्वी के अंदर गहराई में बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा था। जो अब साइबेरिया है, वहां इस प्रेशर को निकलने का रास्ता मिला। एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट शुरू हुआ जो लगभग 10 लाख सालों तक चला, जिसमें अथाह मात्रा में लावा और जहरीली गैसें वातावरण में फैल गईं। ये कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि एक निरंतर दुनिया बदलने वाली आपदा थी। साइबेरियन ट्रैप्स विस्फोट के परिणाम विनाशकारी थे। आसमान राख से काला हो गया, सूरज को ढक लिया और ग्लोबल तापमान में भारी गिरावट आई। फिर जैसे ही ग्रीन हाउस गैसें हवा में भर गईं, मौसम शार्पी से दूसरी दिशा में घूम गया, जिससे बेकाबू ग्लोबल वार्मिंग हुई। महासागर एसिडिक हो गए और ऑक्सीजन का स्तर गिर गया। ये घटना, जिसे अब ग्रेट डाइंग के नाम से जाना जाता है, हमारे ग्रह के इतिहास में सबसे गंभीर विलुप्त होने वाली घटना थी। ये पृथ्वी पर अधिकांश जीवन के लिए एक शांत, दम घुटने वाला अंत था। अनुमान है कि सभी प्रजातियों में से 95% हमेशा के लिए गायब हो गईं, जिससे दुनिया का एक गोस्ट रह गया। एक खाली स्टेज नए एक्टर्स के आने का इंतजार कर रहा था। दुनिया इतनी खाली होने पर जीवन को फिर से शुरू होने का मौका मिला। बचे हुए कुछ लोगों ने खुद को ऐसी दुनिया में पाया जहां बहुत कम कंपटीशन था। इस प्रलय से गुजरने वाले जीवों में कुछ छोटे लचीले रेप्टाइल्स भी थे। ये एक ऐसे समूह के वंशज थे जो पृथ्वी पर अगले युग को परिभाषित करेंगे। ट्रायसिक काल शुरू हुआ और इस साफ स्टेज पर इन बचे हुए लोगों ने रिमार्केबल तरीकों से विकसित होना और डाइवर्सिफाई होना शुरू कर दिया। वे अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में बड़े, मजबूत और अधिक वेरिड हो गए। यह एक राजवंश का जन्म था, जानवरों की एक लिनिएज जो 150 मिलियन सालों से ज्यादा समय तक ग्रह पर राज करेगी। वे बेशक डायनासोर थे। जैसे जैसे ट्रायसिक काल आगे बढ़ा, डायनासोरों ने अपनी अविश्वसनीय चढ़ाई शुरू की। वे इस नई गर्म दुनिया के लिए पूरी तरह से सूटेड थे। वे हर महाद्वीप में फैल गए, रूपों की एक लुभावनी श्रृंखला में विकसित हुए। लंबे गर्दन वाले दिग्गज थे जो पेड़ों के सबसे ऊपर के पत्तों को खाते थे, और डरावने प्रेडेशनी थे जो मैदानों में शिकार करते थे। हवा टेरोसॉर्स के फड़फड़ाते पंखों से भर गई थी और समुद्र विशाल समुद्री सरीसृपों से भरे हुए थे। डायनासोर अपने डोमेन के निर्विवाद स्वामी थे, लेकिन वे अकेले नहीं थे। जानवरों का एक और समूह भी ग्रेट डाइंग से बच गया था। वे छोटे, गुप्त थे और इन रेप्टाइल्स दिग्गजों की छाया में अपना जीवन जिएंगे। ये पहले स्तनधारी मैमल्स थे। अगले 150 मिलियन सालों तक दुनिया डायनासोरों की थी। दिग्गजों की इस भूमि में हमारे शुरुआती स्तनधारी मामलियन पूर्वजों को जीवित रहने का एक तरीका खोजना पड़ा। उनकी रणनीति मुकाबला करना नहीं, बल्कि छिपना था। वे छोटे रहे, कई तो आधुनिक चूहे या छूंदर से बड़े नहीं थे। ये छोटा आकार एक महत्वपूर्ण लाभ था। इसका मतलब था कि उन्हें कम भोजन की जरूरत थी और वे पृथ्वी पर चलने वाले विशाल प्रेडेशनियों से आसानी से छिप सकते थे। छोटे होने से उन्हें ऐसे नीचेस पर कब्जा करने की अनुमति मिली जो डायनासोर बस नहीं कर सकते थे। वे झाड़ियों के बीच से शार्पी से दौड़ सकते थे, अन्य देखे और अनसुने शासक सरीसृपों के पैरों के नीचे शांतिपूर्ण दृढ़ता का जीवन जी सकते थे। इस खतरनाक दुनिया में जीवित रहने के लिए इन शुरुआती स्तनधारियों ने खुद को पृथ्वी में छिपा लिया। कई बरोवर्स बन गए, जमीन के नीचे जटिल सुरंगें और मांद खोदते थे। ये बरोज सिर्फ घर नहीं थे, वे किले थे।
उन्होंने एक भूखे डायनासोर के शार्प जबड़ों से सुरक्षित आश्रय प्रदान किया। भूमिगत वे शाकाहारी जानवरों के झुंडों के पैरों तले कुचले जाने और ऊपर उड़ने वाले प्रेडेशनियों की चौकस निगाहों से सुरक्षित थे। एक बरो का अंधेरा सुरक्षा और अपने बच्चों को पालने के लिए एक जगह प्रदान करता था, ऊपर की दुनिया के लगातार खतरों से दूर। यह अंधेरे में जिया गया जीवन था, एक गुप्त सर्वाइवल जो उनके दीर्घकालिक सर्वाइवल की कुंजी था। एक और महत्वपूर्ण अनुकूलन एडेप्टेशन दिखाई देने लगा। फर बालों का एक घना कोट एक रिमार्केबल एवोल्यूशनरी इनोवेशन था। इसने आवश्यक इंसुलेशन प्रदान किया जिससे इन छोटे जीवों को गर्म रहने में मदद मिली। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि ठंडे खून वाले डायनासोरों के विपरीत स्तनधारी गर्म खून वाले बन रहे थे। वे अपनी खुद की गर्मी उत्पन्न करते थे जिससे वे ठंडी रातों में सक्रिय रह सकते थे जब विशाल रेप्टाइल्स सुस्त होते थे। फर का यह कोट उन्हें रात के अंधेरे में कीड़े पकड़ने और पौधों की तलाश करने में सक्षम बनाता था, एक ऐसा समय जब दुनिया ज्यादातर उनके लिए थी। यह पहेली का एक और टुकड़ा था जिसने उन्हें छाया में पनपने की अनुमति दी। छोटे होने, बरोज में रहने और एक गर्म रोमिल कोट होने का यह संयोजन लाखों सालों तक स्तनधारी मामेलियन जीवन शैली को परिभाषित करता था। ये प्रतिस्पर्धा और शिकार से बचने के लिए एक सफल रणनीति थी। जबकि डायनासोर दिन पर राज करते थे, स्तनधारियों ने रात पर दावा किया। उनके अनुकूलन एडेप्टेशंस ने उन्हें बदलती ऋतुओं और फ्लक्चुएटिंग तापमानों को सहन करने की अनुमति दी, जिस तरह कई रेप्टाइल्स नहीं कर सकते थे। हाशिए पर रहने का यह दौर लगातार प्रेशर और छिपने का स्टैग्नेशन का समय नहीं था। यह एक क्रूसिबल था, तीव्र एवोल्यूशनरी प्रेशर का एक दौर जो उन गुणों को गढ़ देगा जो एक दिन स्तनधारियों को पृथ्वी विरासत में पाने की अनुमति देंगे। अंधेरे और लगातार डर में जीवन जीने का स्तनधारी ममालियन मस्तिष्क और इंद्रियों के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। रात में रास्ता खोजने और डायनासोर का भोजन बनने से बचने के लिए हमारे पूर्वजों को दुनिया को एक अलग तरीके से देखने की जरूरत थी। उनकी सूंघने की शक्ति अविश्वसनीय रूप से तीव्र हो गई। एक अत्यधिक विकसित घ्राण प्रणाली ऑल्फैक्टरी सिस्टम ने उन्हें भोजन जैसे पत्तियों के नीचे छिपे कीड़े को सूंघने और प्रेडेशनी की गंध को देखे जाने से बहुत पहले पहचानने में मदद की। उनकी सुनने की शक्ति भी असाधारण रूप से संवेदनशील हो गई। बड़े जटिल आंतरिक कान विकसित हुए जो पत्तियों की हल्की सी सरसराहट या थेरोपॉड के दूर के कदमों की आवाज को पकड़ने में सक्षम थे, जिससे उन्हें अपनी मांद की सुरक्षा में वापस भागने के लिए कीमती सेकंड मिलते थे। इन तेज इंद्रियों को सभी इनकमिंग जानकारी को प्रोसेस करने के लिए एक अधिक शक्तिशाली मस्तिष्क की आवश्यकता थी। सुनने और सूंघने से जुड़े मस्तिष्क के हिस्से बड़े और अधिक जटिल हो गए। यह न्यूरोलॉजिकल विकास उनके वातावरण के दबावों की सीधी प्रतिक्रिया थी। एक बड़ा स्मार्ट मस्तिष्क अधिक परिष्कृत व्यवहारों की अनुमति देता था। इसने उन्हें भोजन स्रोतों के स्थानों को याद रखने, जटिल बरो प्रणालियों को नेविगेट करने और खतरे के पिछले मुठभेड़ों से सीखने में सक्षम बनाया। डायनासोरों की क्रूर शक्ति से प्रभावित दुनिया में स्तनधारी बुद्धिमत्ता और जागरूकता के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। यह संज्ञानात्मक टूलकिट, कॉग्निटिव टूलकिट की शुरुआत थी जो भविष्य में उनके लिए इतनी अच्छी सेवा करेगा। प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन के प्रेशर ने स्तनधारियों के प्रजनन के तरीके में भी एक मौलिक परिवर्तन किया। जबकि डायनासोर अंडे देते थे, अपने बच्चों को घोंसले में असुरक्षित छोड़ देते थे, स्तनधारियों के बीच एक नई रणनीति उभरी। उन्होंने जीवित बच्चों को जन्म देना शुरू कर दिया। यह एक क्रांतिकारी कदम था। मां के शरीर के अंदर विकसित हो रहे भ्रूण को ले जाने से परम सुरक्षा मिली। बच्चे अंडे चुराने वाले प्रेडेशनियों से सुरक्षित थे और कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों से बचे हुए थे। जन्म के बाद मां दूध का उत्पादन करती थी, एक पोषक तत्वों से भरपूर भोजन स्रोत जो ये सुनिश्चित करता था कि बच्चा शार्पी से और मजबूती से बढ़ सके। मां और बच्चे के बीच इस शक्तिशाली बंधन ने स्तनधारी बच्चों को सर्वाइवल के खतरनाक खेल में एक महत्वपूर्ण शुरुआत दी। बेहतर इंद्रियों, एक अधिक सक्षम मस्तिष्क और एक अधिक प्रभावी प्रजनन रणनीति का यह संयोजन स्तनधारियों को अविश्वसनीय रूप से लचीला बनाता था। वे सिर्फ जीवित नहीं रह रहे थे, वे इसे बेहतर बना रहे थे। अंधेरे में हर सरसराहट, हवा में हर गंध एक जीवन मरण की परीक्षा थी जो सबसे सतर्क और बुद्धिमान व्यक्तियों का पक्ष लेती थी। प्राकृतिक चयन उन्हें लगातार आकार दे रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी। ऐसे जीवों में जो अडेप्टेशनीय, परसेप्टिव और रिसोर्सफुल थे, उन्हें छाया में ढाला जा रहा था।
अनजाने में एक ऐसे समय की तैयारी कर रहे थे जब डायनासोरों का शासन अचानक और हिंसक अंत पर आएगा। जबकि स्तनधारी मैमल्स झाड़ियों में अपने जीवित रहने के कौशल को निखार रहे थे, उनके आसपास की दुनिया भी बदल रही थी। एक नए प्रकार का पौधा जीवन पूरे ग्रह में फैलना शुरू हो गया था, फ्लावरिंग प्लांट्स। ये पौधे अपने फूलों, फलों और बीजों के साथ उन फर्न और कोनीफरों की तुलना में बहुत शार्पी से बढ़ते थे जो लाखों सालों से परिदृश्य पर हावी थे। इस वानस्पतिक क्रांति ने अवसरों की एक पूरी नई दुनिया बनाई। हमारे छोटे स्तनधारी पूर्वजों के लिए इन नए पौधों ने एक प्रचुर और ऊर्जा से भरपूर भोजन स्रोत प्रदान किया। बीज और फल पोषक तत्वों से भरे होते थे जो इन गर्म खून वाले जीवों के उच्च चयापचय मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देते थे। फूल वाले पौधों का उदय और स्तनधारियों का विकास साथ साथ चला। जैसे जैसे स्तनधारी फल खाते थे, वे बीजों को दूर दूर तक फैलाते थे, जिससे इन नए पौधों को ग्रह पर उपनिवेश बनाने में मदद मिलती थी। इस सह विकासवादी संबंध से दोनों समूहों को फायदा हुआ। इन नए खाद्य पदार्थों का लाभ उठाने के लिए नए प्रकार के स्तनधारी विकसित हुए। कुछ ने कठोर बीजों को पीसने के लिए विशेष दांत विकसित किए, जबकि अन्य ने फूलों की ओर आकर्षित अमृत और कीड़ों के आहार के लिए अनुकूलन किया। दुनिया समृद्ध और अधिक जटिल होती जा रही थी। सत्ता के संतुलन में एक नाटकीय बदलाव के लिए मंच तैयार किया जा रहा था। एक ऐसा बदलाव जो हमारी दुनिया से परे एक घटना से शुरू होगा। फिर 66 मिलियन साल पहले डायनासोरों का लंबा शासन अचानक और आग से समाप्त हो गया। एक विशाल क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा पृथ्वी से टकराया, जो अब मेक्सिको की खाड़ी है। इस प्रभाव से अरबों परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा निकली, जिससे वैश्विक अर्थक्वेक्स, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट हुए। धूल और मलबे के एक बादल ने ग्रह को घेर लिया, सालों तक सूरज को ढक लिया और इकोसिस्टम का कैटास्ट्रॉफिक पतन हुआ। डायनासोर, ग्रह के शानदार शासक, जीवित नहीं रह सके। उनके साथ महान समुद्री रेप्टाइल्स और टेरोसॉर्स हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन इस प्रभाव वाली सर्दी के अंधेरे और ठंड में छोटे, गर्म खून वाले बरोविंग स्तनधारियों के पास लड़ने का मौका था। उनका जीवित रहने का टूल किट, जो 150 मिलियन सालों से छाया में रहने के लिए परिष्कृत किया गया था, अब उनकी मुक्ति थी। उनके बरोस ने उन्हें शुरुआती धमाके और आग से बचाया। उनके फर ने उन्हें नए ठंडे मौसम में गर्म रखा। कीड़ों और बीजों से लेकर जड़ों तक विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को खाने की उनकी क्षमता का मतलब था कि वे वहां भोजन पा सकते थे जहां विशाल शाकाहारी नहीं कर सकते थे। जबकि डायनासोर भूखे मर रहे थे, स्तनधारी जीवित रहे। वे एक दूसरे महान विलुप्त होने के जीवित बचे थे, अपने बरोस से एक शांत, खाली दुनिया में उभर रहे थे। डिनोसॉरों का युग समाप्त हो चुका था, स्तनधारियों का युग अब शुरू होने वाला था। हमारी कहानी शुरू होती है एक जन्म से नहीं, बल्कि एक बड़े अंत से। लाखों साल पहले एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट ने हमारे प्लेनेट पर हमला किया। एक एस्टेरॉयड स्पेस से एक कोलोसल रॉक अर्थ से टकराया। इसका इम्पैक्ट अनबिलीवेबली पावरफुल था, जिससे वोल्केनिक इरप्शंस हुए, टाइडल वेव्स उठी और आसमान थिक ब्लैंकेट ऑफ डस्ट से भर गया। इस डस्ट ने सूरज की रोशनी को बहुत लंबे समय तक ब्लॉक कर दिया। दुनिया डार्क और कोल्ड हो गई। माइटी डायनासोर्स, जो 150 मिलियन सालों से अर्थ के रूलर्स थे, इस नई हार्श रियलिटी में सरवाइव नहीं कर पाए। उनका समय समाप्त हो गया, जो हमारी दुनिया के सबसे बड़े एक्सटिंक्शंस में से एक था। लेकिन इतनी वाइड स्प्रेड डेवस्टेशन के बावजूद लाइफ ने अपने मोस्ट हम्बल फॉर्म्स में क्लिंग ऑन करने का एक तरीका ढूंढ लिया। जब जायंट्स पेरिश हुए तो स्मॉल ने अर्थ को इनहेरिट किया। टाइनी क्रीचर्स, उनमें से कई अंडरग्राउंड या शेल्टर्ड क्रेविसेस में रहते थे, इनिशियल ब्लास्ट और उसके बाद आने वाली लॉन्ग डार्क विंटर में सरवाइव करने में कामयाब रहे। ये आज हम जिस दुनिया को देखते हैं उसके एंसेस्टर्स थे। वे स्मॉल, रेजिलिएंट और अडेप्टेबल थे। उनका सर्वाइवल एक ग्रैंड विक्ट्री नहीं था, बल्कि गायब होने का एक क्वाइट, परसिस्टेंट रिफ्यूजल था। वे लाइफ की स्पार्क्स थे, जो दुनिया के ठीक होने और एक नया चैप्टर शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। इन सर्वाइवर्स में कॉकरोच जैसे इंसेक्ट्स भी थे। ये क्रीचर्स सर्वाइवल के मास्टर्स हैं। वे डिकेइंग प्लांट से लेकर दूसरे जानवरों के रिमेन्स तक लगभग कुछ भी खा सकते हैं।
ऐसी दुनिया में जहां फूड स्केर्स था, यह एबिलिटी एक सुपर पावर थी। वे वहां सस्टेनेंस ढूंढ सकते थे जहां दूसरों को कुछ नहीं मिलता था, डेथ और डिके को वापस लाइफ में बदल देते थे। इन स्मॉल स्कैवेंजर्स ने एक क्रूशियल रोल निभाया। उन्होंने टूटी हुई दुनिया को साफ किया और ऐसा करके उन दूसरे स्मॉल एनिमल्स के लिए एक वाइटल फूड सोर्स बन गए, जो ग्रेट कैटेक्लिज्म को एंड्योर करने में कामयाब रहे थे, जिससे लाइफ की चेन पूरी तरह से टूटी नहीं। धीरे धीरे हजारों सालों में डस्ट सेटल होने लगी। सूरज की रोशनी एक बार फिर अर्थ की सरफेस पर पड़ी। रोशनी के साथ वार्मथ आई और वार्मथ के साथ लाइफ ने अपनी स्लो और पेशेंट रिटर्न शुरू की। बैरन लैंडस्केप को रिक्लेम करने वाले सबसे पहले प्लांट्स थे। स्पोर्स और सीड्स जो डॉर्मेंट पड़े थे, वे स्प्राउट होने लगे। फर्न्स और मॉसेस अनफर्ल्ड हुए। ग्रे वर्ल्ड को एक बार फिर ग्रीन पेंट कर दिया। यह एक साइलेंट क्रीपिंग रेवोल्यूशन थी। इस नई वेजिटेशन ने सॉइल को स्टेबलाइज किया, हवा को ऑक्सीजन से एनरिच किया और उन फॉरेस्ट्स और जंगल्स की फाउंडेशन रखी जो आखिरकार प्लैनेट को कवर करेंगे। लाइफ के इनक्रेडिबल ड्रामा के अगले एक्ट के लिए स्टेज तैयार किया। जैसे ही दुनिया में हरियाली लौटी, नए अवसर पैदा हुए। पौधे ऊंचे होते गए, झाड़ियों और फिर विशाल पेड़ों में विकसित हुए। इन पेड़ों ने एक बिल्कुल नया वातावरण बनाया, आसमान में एक दुनिया, और उन्होंने एक नया कीमती संसाधन प्रदान किया, फल। ऊर्जा और पोषक तत्वों से भरपूर फल एक खजाना था जिसे पाने का इंतजार था। विलुप्त होने से बचे छोटे स्तनधारियों के लिए यह एक इर्रेसिस्टिबल निमंत्रण था। उन्होंने जमीन की सुरक्षा छोड़ना शुरू कर दिया और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जाने लगे। क्लाइंबिंग सर्वाइवल के लिए एक नया और इसेंशियल स्किल बन गया, पत्तों के बीच लटकी हुई दावत तक पहुंचने का एक रास्ता। पेड़ों में इस नए जीवन के लिए बदलाव की आवश्यकता थी। एक शाखा से दूसरी शाखा में प्रभावी ढंग से जाने के लिए हमारे शुरुआती स्तनपायी पूर्वजों को अडेप्ट करने की आवश्यकता थी। कसकर पकड़ने के लिए ग्रास्पिंग हैंड्स और फीट एसेंशियल बन गए। जमीन से ऊपर ऊंचाई पर खतरनाक रास्तों पर नेविगेट करने के लिए बैलेंस की भावना क्रूशल थी और दुनिया को देखने का एक अलग तरीका जरूरी था। शाखाओं के बीच की दूरी का अनुमान लगाने के लिए गुड डेप्थ परसेप्शन वाइटल था। अनगिनत पीढ़ियों में ये प्राणी आर्बोरियल लाइफ के लिए और अधिक उपयुक्त होते गए। वे पहले प्राइमेट्स बन रहे थे, फॉरेस्ट कैनोपी के मास्टर्स। अर्थ का क्लाइमेट स्थिर नहीं था, यह लगातार बदल रहा था। एक अवधि के दौरान ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ने लगी। इस वार्मिंग ट्रेंड का फॉरेस्ट्स और उनमें रहने वाले जानवरों पर गहरा प्रभाव पड़ा। गर्म, अधिक आर्द्र वातावरण ने फॉरेस्ट्स को और अधिक फैलने और घने होने दिया। हमारे प्राइमेट पूर्वजों के लिए इसका मतलब था कि पेड़ों में जीवन और भी महत्वपूर्ण हो गया। भोजन और स्थान के लिए कंपटीशन तीव्र था और कैनोपी में झूलने की क्षमता, जिसे ब्राकिएशन नामक एक प्रकार की गति कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण एडवांटेज बन गई। गति के इस तरीके से एक उल्लेखनीय फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। प्रभावी ढंग से झूलने के लिए लंबी भुजाएं एक बहुत बड़ा बेनिफिट थी। थोड़ी लंबी भुजाओं वाले व्यक्ति दूर तक पहुंच सकते थे, तेजी से आगे बढ़ सकते थे और ऐसे भोजन तक पहुंच सकते थे जहां दूसरे नहीं पहुंच सकते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी इस ट्रेड को पसंद किया गया। हमारे पूर्वजों की भुजाएं धीरे धीरे उनके शरीर के अनुपात में लंबी होती गईं। यह एक कॉन्शियस चॉइस नहीं था, बल्कि नेचुरल सिलेक्शन का धीमा, अथक दबाव था। यह पेड़ों की चोटी पर झूलते हुए जीवन की एक फिजिकल लेगेसी थी, एक शरीर जो फॉरेस्ट द्वारा ही आकार दिया गया था। दुनिया बदलती रही। गर्म नम जलवायु जिसने विशाल जंगलों को बढ़ावा दिया था, वह ठंडा और शुष्क होने लगा। अफ्रीका में ह्यूमैनिटी का क्रेडल, इस क्लाइमेट शिफ्ट का एक नाटकीय प्रभाव पड़ा। घना कंटिन्यूअस जंगल सिकुड़ने और फ्रैगमेंट होने लगा। इसकी जगह खुले ग्रासलैंड्स या सवानस पेड़ों के क्लम्प्स के साथ फैलने लगे। हमारे पेड़ निवासी पूर्वजों के लिए यह एक डिजास्टर था। उनका घर गायब हो रहा था और इसके साथ उनके भोजन का प्राइमरी सोर्स भी। भूख एक कांस्टेंट और पावरफुल ड्राइविंग फोर्स बन गई, जिसने उन्हें इस बदलते लैंडस्केप में सरवाइव करने के नए तरीके खोजने के लिए मजबूर किया। अपने सिकुड़ते फॉरेस्ट हेवन से बाहर निकलने के लिए मजबूर हमारे पूर्वजों को भोजन खोजने के लिए खुले सवाना में उद्यम करना पड़ा। यह एक खतरनाक नई दुनिया थी। जमीन एक्सपोज थी, शिकारियों से छिपने के लिए बहुत कम जगह थी, लेकिन इसने नए अवसर भी प्रस्तुत किए। चुनौती यह थी
कि इन विशाल खुले स्थानों में कुशलता से कैसे आगे बढ़ा जाए। शाखाओं से झूलना अब एक ऑप्शन नहीं था, लोकोमोशन के एक नए रूप की आवश्यकता थी। यहीं सर्वाइवल के इमेंस प्रेशर में हमारे इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक सामने आने लगी। हमारे पूर्वजों ने खड़े होना शुरू कर दिया। 2 पैरों पर खड़ा होना या बाइपेडलिज्म कई की एडवांटेजेस प्रदान करता था। इसने हमारे पूर्वजों को सवाना के लंबी घास के ऊपर देखने की अनुमति दी, जिससे उन्हें दूर से शिकारियों को देखने और संभावित भोजन स्रोतों का पता लगाने में मदद मिली। इसने उनके हाथों को भी फ्री कर दिया। चलते समय उनके हाथ अब अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध थे, जैसे भोजन को एक सुरक्षित जगह पर ले जाना या अपने बच्चों को ले जाना। यह एक रेवोल्यूशनरी चेंज था। यह शुरू में एक धीमा ऑकवर्ड प्रोसेस था, लेकिन हर छोटा कदम एक नए भविष्य की ओर एक कदम था। जमीन पर एक भविष्य। हमारे वंश में एक और यूनिक ट्रेड उभरने लगा। अन्य प्राइमेट्स की तुलना में ह्यूमन बेबीज रिमार्केबली हेल्पलेस पैदा होते हैं और बहुत धीरे धीरे विकसित होते हैं। एक बेबी चिंपैंजी जन्म से ही अपनी मां के फर से चिपक सकता है, लेकिन एक ह्यूमन इन्फेंट सालों तक निर्भर रहता है। यह प्रोलॉन्ग्ड चाइल्डहुड एक डिसएडवांटेज लग सकता है, लेकिन यह हमारे विकास के लिए क्रूशियल था। यह जन्म के बाद सीखने और ब्रेन ग्रोथ की एक बहुत लंबी अवधि की अनुमति देता है। हेल्पलेस इन्फेंट को इमेंस पेरेंटल केयर की आवश्यकता होती है, जिससे स्ट्रॉन्गर सोशल बॉन्ड्स को बढ़ावा मिलता है और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स और नॉलेज को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसमिट करने की अनुमति मिलती है। हमारी यात्रा हमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक एक प्राणी तक ले जाती है, जो 3 मिलियन साल पहले अफ्रीकी मैदानों में चला था। ये प्राणी उन वानरों और उन मनुष्यों के बीच एक पुल थे जो हम बन जाएंगे। वे पूरी तरह से बाइपेडल थे, अपने परिवहन के प्राथमिक तरीके के रूप में सीधे चलते थे। उनके मस्तिष्क अभी भी अपेक्षाकृत छोटे थे, एक चिंपैंजी के मस्तिष्क से बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन उनके जीने का तरीका बदलना शुरू हो रहा था। वे समूहों में रहते थे, सवाना की चुनौतियों का एक साथ सामना करते थे। वे इस नए 2 पैर वाले जीवन के पायनस थे, जो पर्यावरणीय परिवर्तन के सामने अडेप्ट और इनोवेट करने की जीवन की क्षमता का एक प्रमाण था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद हमारे कहानी में लगभग 2.5 मिलियन साल पहले एक नया किरदार आया, होमो हैबिलिस, जिसका अर्थ है हैंडीमैन। और यह नाम एक ट्रूली ग्राउंड ब्रेकिंग कारण से अर्जित किया गया था। होमो हैबिलिस हमारे पूर्वजों में से पहला था जिसने लगातार पत्थर के औजार बनाए और उनका उपयोग किया। यह सिर्फ किसी चीज को तोड़ने के लिए एक चट्टान का उपयोग करने के बारे में नहीं था, यह फोरसाइट और स्किल के बारे में था। वे विशिष्ट प्रकार के पत्थर का चयन करते थे और मांस या हड्डियों से मज्जा काटने के लिए तेज किनारों को बनाने के लिए उन्हें सावधानी से काटते थे। यह आविष्कार एक क्वांटम लीप था। औजारों के आविष्कार ने सब कुछ बदल दिया। इसने एक बिल्कुल नया मेन्यू खोल दिया। हमारे पूर्वज अब अधिक प्रभावी ढंग से स्कैवेंज कर सकते थे, पौष्टिक बोन मैरो तक पहुंच सकते थे जहां अन्य शिकारी नहीं पहुंच सकते थे। यह हाई एनर्जी फूड सोर्स एक भूखे अंग के लिए रॉकेट फ्यूल था। मस्तिष्क अविश्वसनीय रूप से ऊर्जा गहन होता है और इस नए आहार ने इसे बड़ा और अधिक जटिल बनाने के लिए आवश्यक कैलोरी प्रदान की। औजारों ने सिर्फ यह नहीं बदला कि हमारे पूर्वज क्या खाते थे, उन्होंने हमारे पूर्वजों को ही फंडामेंटली बदल दिया, उन्हें एक नई इवोल्यूशनरी ट्रैजेक्टरी पर डाल दिया। यह एक फीडबैक लूप की शुरुआत थी। बेहतर औजारों से बेहतर पोषण मिला। बेहतर पोषण ने एक बड़े मस्तिष्क को बढ़ावा दिया। एक बड़ा मस्तिष्क और भी अधिक सोफिस्टिकेटेड औजारों और अधिक जटिल सामाजिक व्यवहारों के निर्माण की अनुमति देता था। यह ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल प्रक्रिया लाखों सालों से चल रही है। यह कहानी है कि हम कैसे बुद्धिमान बने। एक वैश्विक कैटास्ट्रोफी के छोटे सर्वाइवर्स से लेकर अफ्रीकी सवाना के टूल मेकिंग होमिनिन्स तक हर कदम घटनाओं की एक अटूट श्रृंखला का हिस्सा था। यह इस बात की असाधारण यात्रा है कि वानरों के एक वंश ने कैसे पेड़ों से नीचे उतरकर इंसान बनने की लंबी यात्रा शुरू की।